किसी भी ट्रांजैक्शन को हम फ्रॉड या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कब डिक्लेयर करते हैं? अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या बैंक आपके इस ट्रांजैक्शन को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और हवाला ट्रांजैक्शंस, क्या ये सब सेम है या अलग अलग है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बैंक्स इन ट्रांजैक्शंस के पैटर्न्स को समझकर फ्रॉड रिपोर्टिंग करता है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी ने 15 लाख रुपए इलीगल तरीके से कमाए, इसे कहते हैं फ्रॉड यानी इलीगल पैसे कमाना। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? इसी इलीगल कमाए हुए पैसे को छुपाना और क्लीन मनी में कन्वर्ट करना। अब प्रॉब्लम यह है कि ये डीलर इन पैसों को डायरेक्टली कैश बैंक में डिपॉजिट तो कर नहीं सकता, क्योंकि सवाल उठेगा कि पैसा आया कहां से। तो क्या करता है, इसी इलीगल मनी को क्लीन बनाने की कोशिश करता है। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट यानी कि इलीगल कैश को बैंकिंग सिस्टम में डालना। लेयरिंग मतलब कि इतने ट्रांजैक्शंस करना कि सोर्स का पता ही ना चले। और इंटीग्रेशन मतलब क्लीन पैसा रेगुलर और लेजिटिमेट रियल इकोनॉमी में वापस लेके आना। इन तीनों स्टेजेस को पूरा रोकने का सिस्टम है AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML एक फ्रेमवर्क है जिसमें लॉज, रूल्स एंड प्रोसेसेस डिफाइंड है कि किस तरीके से इलीगल पैसा क्लीन ना हो सके। फ्रॉड भारतीय न्याय संहिता के अंदर आता है। AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के अंदर आता है। PMLA इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दोनों अलग फ्रेमवर्क्स हैं बट डीपली कनेक्टेड हैं। जब फ्रॉड के प्रोसीड्स लॉन्डर होते हैं तो एक फ्रॉडस्टर साइमल्टेनियसली फ्रॉड का भी गिल्टी है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी। 2 अलग ऑफेंसेस, 2 अलग पेनल्टीज। अब बैंक्स कौन से पैटर्न्स चेक करती है, आइए देखते हैं। 3 मेन टाइप के पैटर्न्स होते हैं: स्ट्रक्चरिंग, सर्कुलर रिलेशनशिप्स एंड हिडन रिलेशनशिप्स। पहला और सबसे कॉमन पैटर्न है स्ट्रक्चरिंग, जिसे इंटरनेशनली स्मर्फिंग भी बोला जाता है। मान लो किसी ट्रेडर के पास 15 लाख अनअकाउंटेड कैश है। वो इसे अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि 10 लाख के ऊपर अगर एक बार में ही उसने कैश डिपॉजिट कर दिया तो बैंक इसे CTR के अंदर रिपोर्ट कर देगा। CTR यानी कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। तो वो क्या करता है? डे 1 पे 1.8 लाख जमा करेगा, तीसरे दिन 1.9 लाख जमा करेगा, 5वें दिन 2 लाख जमा करेगा, कुछ पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, कुछ पैसे उसी बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में जाके ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से धीरे धीरे वो 8-10 दिन में पूरे 15 लाख जमा कर देगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। डेलिबरेटली बड़े कैश अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट्स में तोड़ना, स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से बचने के लिए। बट क्या ये बैंक्स को पता नहीं चलता? बैंक्स आजकल ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम्स यूज करते हैं और इन्हीं टाइप के पैटर्न्स का पता लगाते हैं। अगर स्ट्रक्चरिंग का डाउट हुआ तो बैंक ऑफिसर STR रिपोर्ट कर सकता है। STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के लिए कोई अमाउंट या फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। 50,000 का छोटे से छोटा अमाउंट भी STR में रिपोर्ट किया जा सकता है। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर स्ट्रक्चरिंग एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अब आप सोचेंगे कि पैसा कहीं इलीगल काम में तो यूज हुआ ही नहीं है, बट स्ट्रक्चरिंग अपने आप में ही एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब हम मूव करते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है सर्कुलर ट्रांजैक्शंस। ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और इसमें मोस्टली कॉर्पोरेट एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जिन्हें अपना टर्नओवर या सेल्स ज्यादा दिखाना होता है बुक्स में। एक एग्जांपल से देखते हैं। कंपनी A एक ट्रेडिंग फर्म है दिल्ली में। उसने कंपनी B जो कि मुंबई में है 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। किस नाम पे? कंसल्टेंसी फीस। कंपनी B ने कंपनी C को 4.8 करोड़ ट्रांसफर किए। 5 करोड़ नहीं, 4.8 करोड़, ताकि एक्चुअल सोर्स का पता ना लग पाए। कंपनी C एक शेल कंपनी है और कंपनी B ने जब C को ट्रांसफर किया तो उसने रीजन दिया लोन। अब कंपनी C ने क्या किया? कंपनी A के प्रमोटर जो है मिस्टर X, उसके पर्सनल अकाउंट में 4.5 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। और रीजन क्या दिया? इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। देखिए क्या हुआ, एक तरीके से पैसा वापस आ गया, लेकिन वो कंपनी के नाम पे वापस नहीं आया, कंपनी के प्रमोटर के अकाउंट में वापस आया। कंपनी के बुक्स में तो वो एक लेजिटिमेट इनकम दिखाई दे रहा है। यही है सर्कुलर ट्रांजैक्शन। इससे होता क्या है, कंपनी इन्फ्लेटेड सेल्स टर्नओवर दिखाती है, बैंक्स के पास जाती है और बोलती है मैंने इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है साल भर में, आप मुझे इस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कुछ लोन दे दीजिए। और यहां बैंक्स अगर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं करते तो इन्हीं सब कंपनीज में लोन NPA हो जाते हैं। अब बैंक ये कैसे डिटेक्ट करती है? बैंक ये डिटेक्ट करती है नेटवर्क एनालिसिस से। मल्टीपल अकाउंट्स के फंड फ्लोज को मैप करके ये देखा जाता है कि कहीं पैसा ओरिजिनल सोर्स पे वापस तो नहीं आ गया। सर्कुलर ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग में लेयरिंग प्रोवाइड करती है। लेयरिंग, जैसे हमने बताया था, लॉन्ड्रिंग का दूसरा स्टेज है। इसका पर्पस इतनी सारी ट्रांजैक्शन लेयर्स बना देना है ताकि ओरिजिनल सोर्स का ही पता न चल पाए। तीसरा पैटर्न सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसे कहते हैं हिडन रिलेशनशिप्स यानी कंसील्ड बेनिफिशियरी
बेनिफिशियरी ओनरशिप। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी ने इलीगल तरीके से 10 करोड़ रुपए कमाए। अब वो ये पैसा अपने नाम पे तो रख नहीं सकता, तो वो क्या करता है, 4 कंपनीज बनाता है। कंपनी ए जो अपने डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे रजिस्टर हो जाती है, कंपनी बी अपने ड्राइवर के नाम पे रजिस्टर हो जाती है, कंपनी सी एक डिस्टेंट रिलेटिव के नाम पे रजिस्टर हो जाती है, और कंपनी डी मॉरिशस में एक फॉरेन एंटिटी है। हर कंपनी को अगर आप अलग से देखें तो वो एक लेजिटिमेट कंपनी है, लेकिन ऑफिशियली सबका बेनिफिशियल ओनर एक ही है। वो असल में पूरा कंट्रोल करता है, सारा बेनिफिट उसी को मिलता है। पीएमएलए के अंडर बेनिफिशियल ओनर वही होता है जो अल्टीमेटली किसी लीगल एंटिटी को ओन या कंट्रोल करता है। जनरली उसके पास 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग राइट्स होते हैं। अब रेड फ्लैग्स कहां है यहाँ पे? मल्टीपल कंपनीज अलग अलग सिटीज में है, लेकिन सेम रजिस्टर्ड एड्रेस है या कॉमन सिग्नेटरी है। इसमें सर्कुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आइडेंटिफाई हो सकता है। कंपनी ए ओन करती है कंपनी बी, कंपनी बी ओन करती है कंपनी सी, और कंपनी सी फिर से ओन करती है कंपनी ए। एंटिटीज के बीच ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही आदमी। इसीलिए बैंक्स को आरबीआई के केवाईसी मास्टर सर्कुलर के अंडर ये वेरीफाई करना कंपलसरी है। नॉन कंप्लायंस डायरेक्टली पीएमएलए का वायलेशन है। इंडिया एफएटीएफ का भी मेंबर है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एएमएल स्टैंडर्ड्स सेट करता है। अगर कोई कंट्री एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती तो वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ जाती है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में था। इसका मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो एएमएल सिर्फ डोमेस्टिक कंप्लायंस नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। अब हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है? हवाला एक इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम है। कोई फिजिकल मनी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। एक ब्रोकर इंडिया में 1 करोड़ लेता है और दूसरा बॉर्डर के उस पार इक्विवेलेंट अमाउंट डिलीवर कर देता है। बुक्स पे कुछ नहीं दिखता, कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं, कोई वायर ट्रांसफर नहीं। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इसे जानने के लिए बैंक्स की नहीं बल्कि हमजा जैसे स्पाई एजेंट्स की जरूरत है, जो कि पता लगा सके कि कौन से एरिया में कौन से ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। अब सीएफटी क्या होता है? सीएफटी यानी काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और इसे कंबैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म भी बोला जाता है। अगर यही इलीगल मनी बैंक में सिस्टम्स में आके अगर इसे इलीगल वेपन्स और टेरर के लिए यूज किया जाए तो इसे सीएफटी के अंदर कंट्रोल किया जाता है। ओवरऑल हमने आज की वीडियो में देखा कि किस तरीके से बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और ये सारी रिपोर्टिंग होती है एफआईयू यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग बैंक्स के लिए एक कंप्लायंस चेकबॉक्स नहीं है, ये पूरे फाइनेंशियल क्राइम इकोसिस्टम के खिलाफ फ्रंटलाइन डिफेंस है। स्ट्रक्चरिंग से लेकर सर्कुलर ट्रांजैक्शन और हिडन रिलेशनशिप्स तक हर चीज बैंक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के टूल्स को यूज करके क्या हम इसको और रोबस्ट बना सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए।